आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, या जिसको हम लोग हिंदी में मानव जीनोम परियोजना कहते हैं। मानव जीनोम परियोजना, या नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या सम्मिलित होंगे, मानव के जीनोम। अब पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जीनोम जो है, ये जीनोम होता क्या है, या जीनोम कहते किसे हैं। देखो, शब्द है जीनोम। ये जीनोम शब्द जो था, ये सर्वप्रथम जो है विंकलर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। विंकलर था 1920 में, जो है उसने इस जीनोम शब्द का प्रयोग किया था। अब जीनोम क्या है? जीनोम का मतलब है कि जो हमारे पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम में उपस्थित जीन्स में जितने भी जीन्स उपस्थित हैं, उन जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोम कहेंगे। अर्थात जैसे जो मनुष्य है, मनुष्य में तुम जो लोग जानते हो कि जो मेन उसकी बॉडी है, उसमें 23 पेयर जो हैं वह क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो सिंगल सेट का मतलब 23। तो जितने ये 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें जितने भी जीन उपस्थित होंगे या हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? जीनोम कहलाएंगे। अब इन जीनोम के, यानी ये जितने भी जीन्स हैं उनके बारे में जानना, उनकी संरचना के बारे में जानना, उनके कार्य के बारे में जानना, उनके आपसी संबंधों के बारे में जानना, अर्थात इसका पूरा का पूरा जो विस्तृत विवरण है, उस विस्तृत विवरण को प्राप्त करने के लिए एक परियोजना प्रारंभ की गई, जिसको कि मानव जीनोम परियोजना कहा गया। देखो, इसका जो प्रारंभन है या इसका जो विचार था, वो जीन डॉसेट, फ्रांस का एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था जीन डॉसेट। इन्होंने इसका विचार दिया, और जो हमारे पास जो मानव है, मनुष्य की अगर हम बात करते हैं, तो मनुष्य में जो कुल जीन्स मिलते हैं वो लगभग कितने हैं? 30,000। और इसमें जो है, जो बेस पेयर हो सकते हैं, बेस पेयर जो हो सकते हैं या न्यूक्लियोटाइड, वो कितने? 3,000। अगर हम इसको आपस में गुणा करें और एक जो क्या है बेस पेयर है, उस पे हमारी जो खर्च है वो अगर क्या होता है $3 का होता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि करीब $9 बिलियन जो है इस पे खर्च होना था। अब इतना जो खर्च है, ये खर्च किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से उठाया जाएगा, इसके लिए 1990 में जो है वह जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी था, यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, और जो साथ ही साथ
इनका जो हेल्थ इंस्टीट्यूट था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उन्होंने इसका जिम्मा दिया। और बाद में जो अन्य देश थे, जिनमें फ्रांस, जापान, जर्मनी, चाइना, ये जो देश थे, इन देशों ने भी इस परियोजना में व अन्य देश भी इस परियोजना में क्या हो गए, सम्मिलित हुए। अब इसका जो उद्देश्य था, इस परियोजना का जो उद्देश्य था, वह उद्देश्य था कि सारे के सारे जितने भी जीव हैं, उनके जीनोम को ज्ञात कर दिया जाए और मानव जीन जो है, मानव जो जीनोम है, उनके साथ इसका क्या संबंध है, फिर साथ ही साथ मानव जीनोम के जो चित्रण है, वो चित्रण वगैरह जो है उसमें कंपेयर, उसको वह कितने समय में पूरा होगा, वह अन्य जीवों के साथ कंपेयर करके उसमें लगने वाले समय को ज्ञात करना था। और इसके लिए उन्होंने 1990 से और 15 साल का समय क्या किया, निश्चित किया। तो इस प्रकार से ये जो परियोजना थी, इस परियोजना ने चलना था कब तक, 2005 तक। किंतु ये परियोजना जो है वो 2003 में ही पूर्ण कर ली गई। 2003 है, और यानी 13 इयर्स में इसे क्या कर लिया गया, पूर्ण कर दिया गया। अब साथ ही साथ इसके परियोजना का जो अन्य उद्देश्य था, उसमें जीनोम के विकास की जानकारी किस प्रकार से विकसित हुए होंगे और जो परस्पर उनके क्या संबंध है, उसकी जानकारी प्राप्त करना, इनकी जो होमोलोगस सीक्वेंस है, उसमें जो उच्च संरक्षित जो जीनोम है या जीन है, उनको उनकी जानकारी प्राप्त करना, साथ ही साथ जो है जो क्रोमोसोम्स है, उनके जीन की सीक्वेंस का पता करना और उनकी संरचना और संबंधों की आपसी जानकारी प्राप्त करना भी इस जीनोम परियोजना का उद्देश्य था। साथ ही हम क्या कर सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जीन संबंधित रोग होते हैं, वह किस जीन से जो है वह उत्पन्न होते हैं, उस जीन के से संबंधित जो निदान है, उस निदान को किस प्रकार से किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें जो नैतिक थे, विधिक थे और सामाजिक जो इश्यूज थे, उन इश्यूज को हल करना भी इस मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य था। अब इस जो मानव जीनोम परियोजना थी, इस परियोजना के जो भाग थे, वो भाग कौन कौन से थे, तो इस इनमें जो मानव जीनोम परियोजना के मुख्य भाग थे, उनमें था एक तो डीएनए की मैपिंग करना, इसे मैं क्या लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, इसकी मैपिंग करना। दूसरा जो था, इनका जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का निर्धारण करना। सीक्वेंस को जानना। और तीसरा जो था, वह था फंक्शनल एनालिसिस, यानी इसका क्रियात्मक विश्लेषण करना। जो इसका क्या था, जो फंक्शनल एनालिसिस था, वह फंक्शनल एनालिसिस करना। अब इस जो यहाँ पर इसमें जो डीएनए था, उसका चित्रण किस प्रकार से किया जा सकता था, इसके लिए जो है मोलिकुलर मार्कर की सहायता ली गई। किसकी? मॉलिक्यूलर मार्कर।
इस मार्कर की सहायता से जो मानव जीनोम थे उनके आनुवांशिक और भौतिक चित्रण को कर लेना था। और क्योंकि यहाँ पर जो होता है, जो इनमें जो होता है वो सीक्वेंस रिपीट होती है और इसे हम लोग सीक्वेंस टैग्ड साइट कहते हैं। जो सीक्वेंस टैग्ड साइट है वो सीक्वेंस टैग्ड साइट STS भी कहा जाता है। इसको मार्क करके डीएनए की मैपिंग करना, यह इसका क्या था, एक पार्ट था। फिर उसके बाद जब ये जो हमें मालूम चल जाता तो इसमें जो डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनकी छोटे छोटे टुकड़ों में जो ये हमारे पास बेस पेयर होते हैं उनकी सीक्वेंस का निर्धारण करना किसमें था, वह इसके दूसरे पार्ट में था। तीसरे पार्ट में इसमें था कि जो इसमें मिलने वाले जीन हैं उनके जीन का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होता है, उस फंक्शन को जानना। और इस फंक्शन के आधार पर हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य के जीनोम में जो 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं उसमें जो क्या है, उनके जो नमूने हैं उनके नमूने के तौर पे इस्तेमाल करना, उनमें उत्परिवर्तन पैदा करना, ये काफ़ी मुश्किल काम था। और इसमें जो है जो सबसे क्या होता है, मुख्य जो पार्ट इसमें दिया गया था वह इसकी जो विधि में जो फ्रेडरिक सेंगर इनका प्रमुख नाम आता है, फ्रेडरिक सेंगर का। ये ना फ्रेडरिक सेंगर थे, इन्होंने इसमें जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सहायता से इन सीक्वेंस को जानने में जो है, जानने की विधि या जानने में जो अपना योगदान दिया कि किस प्रकार से इनकी सीक्वेंस को हम जान सकते हैं। क्योंकि मनुष्य के द्वारा यह कार्य करना बहुत ही मुश्किल था या प्रायः क्या था, असंभव था। अब जो मेथड हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो मेथड इस्तेमाल किया जाता है। एक तो हम क्या करें कि किसको जाने, जो RNA के रूप में अभिव्यक्त जीन है, अभिव्यक्त होने वाले जो जीन हैं उनको, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें। और ये जो जानकारी थी, ये जानकारी हम लोग एक्सटेंडेड सीक्वेंस टैग या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंने तुम लोगों को बताया, ये है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग या EXT के द्वारा क्या कर लिया जाए, यह जानकारी प्राप्त कर ली जाए। या दूसरा ये था कि जितने भी जीन हैं, यानी जितने भी जीनों में सारे के सारे जीन जो है उनको उनके अनुक्रमों का पता लगा लिया जाए, यानी सभी जीनों के अनुक्रम यानी सीक्वेंस को ज्ञात करना। ये दो विधि थी। और ये जो होता है इसको हम लोग सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। सीक्वेंस एनोटेशन इसको ये जो है, इन दो विधियों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते थे, जो जीन्स थे उन जीन्स की मैपिंग कर सकते थे। अब इसमें क्या किया जाता है कि डीएनए के पहले छोटे छोटे खंड लिए जाते हैं और इन डीएनए के हमने क्या करा, डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं इनको वेक्टर की मदद से, वेक्टर क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, यीस्ट हो सकता है,
इन वेक्टरों की मदद से हम लोग क्या कर देते हैं, सेल्स में डाल देते हैं। जो सेल्स है जहां पर कि हम लोगों को जीन की जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी सीक्वेंस को पता करना है, वहां कोशिका में हम लोग इसे डाल देते हैं और क्लोनिंग के द्वारा अब क्या होगा, तब वहां पर क्या होगी, जो क्लोनिंग होगी उन क्लोनिंग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस को पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वाहक है, इस वाहक में जो दो प्रकार के जो है क्या हो सकते हैं, मैंने तुमको बताया BAC या YAC, यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के द्वारा या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इस विधि को पूर्ण करते हैं। अब देखो कि हमारे पास जो ये परियोजना थी, इस परियोजना की जो मुख्य विशेषताएं थी उसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो कुल यहाँ पर जो औसत हम लोग अक्षारक क्रम देखते हैं, वो औसत अक्षारक क्रम 3.0 × 10⁹ इतने जो है क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड के क्रम हो सकते हैं। प्रारंभ में ये समझा गया कि लगभग 80,000 से लेकर के 1 लाख तक जीन जो होंगी वह क्या होंगी, मानव जीनोम में सम्मिलित होंगी। लेकिन ये देखा गया कि जो उन जीन्स की जो संख्या थी वो औसतन जो है कितनी जीन है, 30,000 30,000 क्या है, जीन्स हैं। और इनमें जो क्या है, प्रत्येक जीन में जो है औसतन जो मैंने तुम लोगों को बताया जीन वो 30,000 और औसतन जो बेस पेयर थे वो 3,000। ये बेस पेयर इस प्रकार से 3,000 बेस पेयर इसमें देखे गए। और जो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको हम देखें तो 99.9% जो मनुष्य में पाने वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। और 0.1% जो होते हैं ये अलग होते हैं या सैटेलाइट डीएनए होते हैं। और इसको हम किसकी तरह, VNTR की तरह भी किसमें लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था। अब साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो 50% के लगभग जो जीनोम है, 50% के लगभग जो जीनोम है, इन जीनोम में उपस्थित जो जीन्स है उनके कार्यों का पता नहीं है। 50% का जो फंक्शन है वह क्या नहीं है, मालूम नहीं है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो लगभग जो 1.4 करोड़ जो हमारे पास स्थान है उसमें जीन में, उसमें केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। 1.4 करोड़ स्थानों पर क्या था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पाया गया। 1.4 करोड़ जो है वह किस पर, स्थानों पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पाया गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पुनरावृत्त रिपीटेड जो क्या रखते हैं, सीक्वेंस रखते हैं, वही वाला डीएनए क्या था, वह कौन सा था, यह सैटेलाइट डीएनए था। तो अब यहाँ पर तुम लोग देख रहे होंगे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो मानव जीनोम परियोजना है, इस मानव जीनोम परियोजना में जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है
सबसे जो क्या पाए जाते हैं, जो जीन सबसे कम जीन पाए जाते हैं, वो सबसे कम जीन वाई क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। वाई क्रोमोसोम है, इसमें क्या होंगे, सबसे कम क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 231 होती है। और जो जो फर्स्ट क्रोमोसोम होता है, फर्स्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है, इसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं वो जीन पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 2968 है। और यही जो है, यही क्रम जो है, या जो क्रोमोसोम फर्स्ट है, इसकी ही मैपिंग जो है वह सबसे लास्ट में हुई थी। तो इस प्रकार से तुम लोग जान रहे होंगे कि जो मानव जीनोम परियोजना थी, उस मानव जीनोम परियोजना को क्यों शुरू किया गया, उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। अब देखो कि इससे क्या हो सकता है, इससे हम लोग क्या जान सकते हैं। जो मानव जीनोम परियोजना थी, मैंने तुम लोगों को बताया कि जब हम लोगों को पता होगा कि कौन सा जीन किस प्रकार का है, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, उसका कार्य क्या है, तो हम लोग उससे उत्पन्न होने वाले दोषों को जान सकते हैं और वहां पर जीन थेरेपी का प्रयोग करके उस जीन का हम लोग निदान कर सकते हैं, उस रोग का, यानी उस जीन से होने वाले रोग का हम लोग निदान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है कि इसमें हम लोग विकास के बारे में, विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ होगा, या विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनके जीनों में क्या संबंध है, उस संबंध को भी हम लोग जान सकते हैं। साथ ही हम लोग जो जंक डीएनए है, उस जंक डीएनए की मैपिंग में भी हम लोगों को इससे सहायता मिल सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वह कब शुरू हुआ था, क्यों, क्या इसको शुरू करने का क्या उद्देश्य था, और इसके द्वारा हम लोगों को किस किस क्षेत्र में सहायता प्राप्त हो सकती है।